कैफे को वैभव ने बंद कर दिया, फिर उसे अपने साथ अपने कार में ले गया। दोनों के कार में बैठते ही कार स्टार्ट हो गया। कुछ ही वक्त के बाद कार बड़े से बिल्डिंग के पास जा रुका। वैभव कार से बाहर निकल कुसुम का हाथ पकड़ लिया तो कुसुम भी कार से बाहर आ गई। कार से बाहर निकलने के बाद जब अपने सामने पार्लर देखी तो हैरानी से वैभव को देख पूछी, यहाँ क्यों लाए हो मुझे? तो वैभव उसे अपने साथ अंदर ले जाते हुए बोला, एक शादी अटेंड करना है मुझे, तो मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो। इतना कह वो कुसुम को अपने साथ अंदर ले आया तो कुसुम बोल पड़ी, मैं खुद से तैयार हो जाऊंगी। ये सुन वैभव ने साफ मना कर दिया। फिर कुसुम का मेकओवर करने का बोल खुद मेन सेशन में जा अपना मेकओवर करवा तैयार होने लगा। करीबन 2 घंटे तक कुसुम का मेकओवर चला। फिर जैसे ही खत्म हुआ और वो अपने आप को शीशे में देखी तो खुद को ही पहचान नहीं पा रही थी। वो आज इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसे देख आज कोई ये नहीं कह सकता था कि उसकी बेटी भी हो सकती है। और वैसे भी उसे देख ऐसा कभी नहीं लगता था कि उसकी इतनी बड़ी बेटी होगी, क्योंकि जब उसका शादी हुआ था तब वो कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं थी। ग्रेजुएशन के दूसरे ईयर में ही वो अपने घर से भाग गई। उस वक्त कुसुम का एज सिर्फ 18 साल हो रहा था। ये तो सभी जानते हैं, उस टाइम में लड़कियों का शादी 18 साल से भी पहले हो जाता था, पर फिर भी कुसुम का शादी उसके 18 साल होने पर भी तय हुआ था। पर वो घर से भाग गई। उसके 2-3 महीने के बाद वो राकेश से शादी कर ली थी। उसके बाद 1 साल बाद पंछी का जन्म हो गया। इसी वजह से उसे देख आज भी ऐसा नहीं लगता था कि उसकी इतनी बड़ी बेटी होगी। वही वैभव जो हमेशा ही अपने लुक को मेंटेन रखता है, वो आज और भी ज्यादा स्मार्ट लग रहा था। वो तैयार हो सोफे पर बैठ कुसुम के बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। जैसे ही कुसुम तैयार हो बाहर आई, उसे आता देख वैभव देखते ही रह गया। उसे देखते हुए ही वैभव अपने मन में ही बोल पड़ा, आज भी तुम बिल्कुल हमारे फर्स्ट टाइम एंगेजमेंट हुआ था बिल्कुल वैसी ही दिख रही हो। बस फर्क इतना है कि पहले तुम किसी छोटी सी बच्ची की तरह लगती थी, पर आज भी वो क्यूट प्यारी बेहद खूबसूरत दिखती है। पर उसके चेहरे पर अब मैच्योरिटी नजर आता है। काश मैं पहले ही बदल गया होता तो तुम कभी राकेश की हुई ही नहीं होती, सिर्फ मेरी बनकर रहती। अपने मन में ही इतना कहते हुए वो खड़ा हो कुसुम के पास जाने लगा। वही कुसुम अपने नजरों को उठा वैभव के तरफ देखी। वही वैभव कुसुम के पास आ उसके तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया तो कुसुम अपने नजर इधर उधर की, फिर घबराते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ा वैभव के हाथ के पास ले जा थाम ली। फिर वैभव उसके हाथ को थामे हुए ही उसके साथ सालोन से बाहर जाने लगा। सालोन से बाहर निकल दोनों कार में बैठ गए। वही दूसरी तरफ पंछी ने वही लहंगा पहन लिया और दूसरी तरफ शौर्य बहुत सालों के बाद फॉर्मल ड्रेस नहीं तो शौर्य हमेशा सिर्फ टी शर्ट, शर्ट, जीन्स बस पहना करता था। वही यही हाल विवेक, मिहिर, आर्यन का भी था। एलेक्स को छोड़कर सभी अच्छे से रेडी हो जाए। शौर्य ने पंछी के ब्राउन रंग के लहंगे का ही कपल फॉर्मल ड्रेस लिया। वही विवेक ने पूछ रंग का और मिहिर का फेवरेट ब्लैक, साथ ही ब्लैक पर्सनैलिटी तो उसने ब्लैक रंग का फॉर्मल ड्रेस पहन लिया। वही एलेक्स ने व्हाइट रंग का पहना था और ईशानी ने ब्लू रंग का प्यारा सा गाउन। सभी तैयार हो गए। वही मेहमान आना शुरू हो गए थे। पंछी की दोस्त कृतिका की भी पूरा परिवार आ चुके थे। साथ ही कॉलोनी के आसपास के सभी लोगों को भी पंछी ने इनवाइट किया था, तो वो सब भी आ चुके थे। अब सिर्फ कुसुम और वैभव के आने का इंतजार था। वही आसपास के लोग एंगेजमेंट में आए जरूर थे, पर खुशी में शामिल हों बधाई देने नहीं बल्कि मजाक उड़ा मजे लेने के लिए आए थे। वो सब बातें बनाने लगे। जब शौर्य ने सुना तो वो गुस्से में उन सभी की तरफ देखा। उसके कठोर नजरों को सभी ने देखा तो सभी शांत हो गए। वो उन सभी को कठोरता से देखते हुए उनके पास जा ही रहा था, तभी पंछी आ बोल पड़ी, अरे आंटी, मैं सुनी थी कि आपकी बेटी को उसके हस्बैंड ने किसी और लड़की के लिए छोड़ दिया है, क्या ये सच है? पंछी के बातों को सुन औरत के चेहरे का पूरा रंग ही बदल गया। वही शौर्य के होंठों पर मुस्कान छा गया। वो अपने मन में ही बोला, मुझे नहीं पता था लिटिल थिंग को ये सब जानकारी भी रहता है। इतना कह वो बस देखने लगा। वही वैभव कुसुम को अपने साथ लेकर आ बैंक्वेट हॉल में आ गया। जब वो कुसुम को हॉल के अंदर लेकर गया तो पंछी, शौर्य यहाँ तक कि उसके कॉलोनी के लोगों को देख हैरान रह गई। तभी वो कुसुम को अपने साथ अंदर ले जाने लगा तो कुसुम पूछ पड़ी, ये सब क्या है वैभव? वैभव कोई जवाब ना देता हुआ बस उसे अपने साथ अंदर सभी के पास ले गया। तभी पंछी बड़े से बोर्ड पर लगे कर्टन को रस्सी से खींच हटा दी।
जैसे ही पर्दा हटा बोर्ड में लिखे शब्द देख हैरान हो गई। उसने हैरानी से कहा, क्या हमारा एंगेजमेंट है? वैभव ने कुसुम का हाथ पकड़ लिया तो कुसुम का नजर बोर्ड से हट वैभव के तरफ चला गया। वही वैभव कुछ कहता इससे पहले ही पंछी बोल पड़ी, मम्मा आपको कैसा लगा मेरा सरप्राइज? ये सुन कुसुम अपनी बेटी के तरफ देख अपने हाथ को वैभव के हाथ से हटा अपनी बेटी के चेहरे पर रख प्यार से पूछी, ये सब तुमने किया है? पंछी ने मुस्कुराते हुए अपने चेहरे को हाँ में हिला दी तो कुसुम अपनी बेटी को अपने सीने से लगा ली। उसने कभी ये नहीं सोचा था उसकी बेटी इतनी जल्दी उसके और वैभव के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेगी। कुछ वक्त के बाद इंगेजमेंट शुरू ही होने वाला था, तभी वैभव का नजर हॉल में आते दो शख्स पर पड़ा। वही उसके नज़र को मिला। कुसुम भी उस तरफ देखी। वैभव के माता पिता को आता देख कुसुम को वो सब याद आने लगा जो वो पहले मुलाकात के वक्त की थी। जब कुसुम को वो दिन याद आने लगा तो उसके चेहरे पर शर्मिंदगी छा गया। वही उसके पेरेंट्स उसके पास गए। मिस्टर देशमुख अब भी खुश नहीं लग रहे थे। वही मिसेस देशमुख तो बहुत खुश नजर आ रही थी। वो कुसुम के पास जैसे ही पहुंची कुसुम ने पैर छूने के लिए झुकी ही थी कि तभी मिसेस देशमुख उसे अपने गले से लगा ली। कुसुम को अच्छा लगा। वही मिसेस देशमुख को गले से लगाने के बाद उससे दूर हो मिस्टर देशमुख के पास जा जैसे ही पैर छूने को थी मिस्टर देशमुख पीछे हो गए। वही कोई प्रॉब्लम नहीं है परिवार के बीच, ये दिखाने के लिए कुसुम खड़ी हो बस मुस्कुरा दी। तभी वैभव कुसुम के पास आ खड़ा हुआ और अपने डेट की तरफ कोल्डली देखा पर शांति से ही बोला, थैंक्स डेट टाइम पर आने के लिए। इतना कह कुसुम के तरफ देख बोला, टाइम हो गया है। ये सुन कुसुम बस अपने चेहरे को बस हाँ में हिला दी। फिर दोनों एंगेजमेंट के लिए साथ खड़े हो गए। दोनों ने एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज किया। रिंग एक्सचेंज होते ही सभी जोरों से तालियां बजाने लगे। इंगेजमेंट होने के बाद सभी खाने के सेशन में जा खाने का लुत्फ उठाने लगे। वही एलेक्स और ईशानी साथ प्लेट लेने गई हुई थी तो दोनों का हाथ मिला। फिर दोनों एक दूसरे को देखे। एलेक्स ने तो झट से अपने हाथ को हटा दिया पर ईशानी तो अब भी उसे ही देखे जा रही थी। वही मिहिर विवेक के लिए भी खाना ले गया। मिहिर को ऐसा करता देख विवेक बोल पड़ा, मैं खुद से ले लेता मिहिर। ये सुन मिहिर मुस्कुराते हुए बोला, मैं हूं ही तो तुम्हें ये सब करने का क्या जरूरत जान। दोनों की क्यूट केमिस्ट्री को पंछी बड़े प्यार से देख रही थी। तभी शौर्य उसके पास आ उसके कंधे पर हाथ जैसे ही रखा पंछी उसके तरफ देखी फिर झट से उसके हाथ को अपने कंधे से हटा बोली, क्या कर रहे हो मम्मा और बाकी सब भी है। इतना कह वो अपनी दोस्त कृतिका और उसके भाई के पास जा खड़ी हो गई। तभी कृतिका का भाई अतुल बोल पड़ा, पंछी वो तो तुम्हारे स्कूल टीचर है ना। पंछी ने अपने सिर को हाँ में हिला दिया तो अतुल पूछ पड़ा, फिर वो तुम्हारे लिए इतना क्यों करते हैं? अतुल के सवाल पर पंछी के चेहरे पर घबराहट छा गया। वही कृतिका बोल पड़ी, भैया मानव सर वैभव अंकल के जान पहचान के हैं इसलिए। पंछी के दिमाग में तो ये आया ही नहीं था। वही कृतिका को पंछी ने ये बात पहले ही बता कर रखी थी। कृतिका पंछी को फिर अपने साथ साइड में ले गई तो पंछी पूछ पड़ी, क्या हुआ कृतिका? पंछी के सवाल पर कृतिका बोल पड़ी, सच सच बता तेरा सर के साथ कैसा रिलेशन है? भाई को तो मैंने वो बोल दिया पर जैसा सर तेरे साथ रहते मुझे ऐसा लगता जैसे तेरा और सर का। कृतिका इतना कह रुक गई। वही पंछी उसे बोल पड़ी, कृतिका जैसा तू सोच रही वैसा कुछ नहीं है। पंछी के बातों पर कृतिका को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ तो कृतिका झट से बोल पड़ी, तू मुझे दोस्त नहीं मानती ना, इसलिए सच नहीं बता रही है। इतना कह उदासी से कृतिका जाने लगी तो पंछी उसके हाथ को पकड़ बोली, कृतिका मैं तुझे सब बताऊंगी पर वादा कर तू किसी को नहीं बताएगी। पंछी के बातों को सुन कृतिका बोल पड़ी, ऐसा हुआ है क्या पंछी का भी? पंछी ने ना मैं सिर हिला दिया। फिर कृतिका का हाथ पकड़ उसे साइड में ले गई। पंछी को ऐसा करता देख कृतिका को अब थोड़ा डर लग रहा था। वही पंछी उसे साइड में ले जा गहरी सांस भरते हुए बोली, कृतिका मानव सर नहीं है। पंछी के बातों को सुन कृतिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी पंछी उसे शुरू से सब कुछ बताने लगी, कृतिका जब पहली बार मैं मानव सर से टकराई तभी मुझे उससे प्यार हो गया था। उसके बाद कैंप में मैं खोई नहीं थी बल्कि मेरा किडनैपिंग हो गया था और वो कराने वाला और कोई नहीं शौर्य था। ये बात जान कृतिका हैरान थी। वो कुछ कहती इससे पहले ही पंछी अपना आगे का कहानी बताना जारी रखी। मैं शौर्य के कब्जे से भाग आई थी तभी मुझे रास्ते में मानव सर दिखे।
मानव सर ने मुझे घर छोड़ दिया, उसके बाद वो मेरा हेल्प करने लगे। धीरे धीरे मेरा प्यार उनके लिए पक्का होता गया। मैंने अपना दिल का बात भी बता दी थी। तभी सर ने मेरे साथ शर्त रखी, अगर मैं 85% अबव लाती हूँ तो वो मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे ऐसा गर्लफ्रेंड। ये सुन कृतिका झट से बोल पड़ी, तू तो ले आई थी, मतलब वो तुझे एक्सेप्ट कर लिए? पंछी ने अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए बोली, पर अब मुझे प्यार नहीं है। ये सुन कृतिका हैरान थी। वो गुस्से में बोल पड़ी, तूने इतना मेहनत किया, सर ने तुझे एक्सेप्ट भी कर लिया है, पर तुझे अब उनसे प्यार नहीं, पागल है क्या तू? पंछी उदासी से बोली, हाँ पागल हूँ, उनसे प्यार किया था क्योंकि मुझे लगता था वो मानव सर है। पर पंछी की बातें कृतिका को कंफ्यूज्ड कर रही थी। वही पंछी आगे बोले जा रही थी, पर वो मानव सर नहीं है, वो तो बस मानव सर बनकर आए थे। पंछी की बातें कृतिका को कुछ खास समझ नहीं आ रही थी। वो कंफ्यूजन से भरे आवाज में पूछी, मानव सर नहीं, मानव सर बनकर आए? मुझे समझ नहीं आ रहा है, तू कहना क्या चाहती है? पंछी के आंखों से आंसू का रेत गिर बाहर आने लगा। वो कृतिका के गले से लग रोते हुए बोली, वो शौर्य गोयनका है, उसे मुझसे बस वो बॉक्स चाहिए था जिस बॉक्स को मेरे पापा ने आखिरी वक्त पर मुझे संभाल कर रखने को कहा था। मानव शौर्य गोयनका है। ये बात जान कृतिका के माथे से पसीना आने लगा। वही शौर्य दोनों का बात सुन चुका था। कृतिका कुछ कहती इससे पहले ही पंछी कृतिका से दूर हो अपने आंसू पोंछ बोली, कृतिका ये बात किसी को मत बताना। पंछी इतना कह आगे का कहानी बताती इससे पहले ही पंछी का फोन बजा। स्क्रीन पर अपने मम्मा का कॉल आता देख पंछी कॉल उठा ली। तभी उसकी मम्मा उसे आने को कही तो पंछी फोन काट कर कृतिका से बोली, और भी कुछ है, पर बाद में बताऊंगी, मैं तुरंत आती हूँ। इतना कह पंछी भागते हुए चली गई। वही उसके जाते ही शौर्य कृतिका के पास जाने लगा तो कृतिका शौर्य के तरफ देख डर से कांपने लगी। उसे डरता देख शौर्य उसके पास जा खड़ा हो बोला, कृतिका मैं कोई शैतान नहीं हूँ और ना ही मैंने पंछी के पापा को मारा है। हाँ, मेरे गलती के कारण जरूर वो मरे हैं, पर मारने वाला मैं नहीं था, और जैसा दुनिया मुझे समझता है मैं वैसा भी नहीं हूँ। शौर्य के बातों को सुन कृतिका अपने घबराए नजर से बोलने का कोशिश की, पर आप इतना कह वो शांत हो गई। तभी शौर्य प्यार से बोला, जब से मैं स्कूल में टीचर बनकर आया हूँ, क्या तुमने मुझे कभी किसी के साथ बुरा करते हुए देखा है? कृतिका ने अपने चेहरे को ना में हिला दिया। शौर्य को पता था कृतिका मैच्योर है, पंछी की तरह अब भी बच्चों जैसा दिमाग नहीं है कृतिका का। तभी शौर्य आगे बोल पड़ा, पंछी के पास जो बॉक्स था उससे पंछी के जान को बस खतरा था, इसलिए मैं पंछी से वो बॉक्स लेना चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी पंछी को कोई हट करे। मैं उससे सच में बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। शौर्य के बातों को सुन कृतिका का डर दूर होने लगा। वो अपने धीमे आवाज में पूछी, आप सच कह रहे हैं? शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, यकीन नहीं तो अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए मेरा टेस्ट ले सकती हो। किसी को अपना टेस्ट लेने नहीं देता, पर तुम पंछी की खास फ्रेंड हो तो तुम ले सकती हो। ये सुन कृतिका बस मुस्कुरा दी। तभी शौर्य बोल पड़ा, मैं शौर्य हूँ, ये बात किसी को मत बताना। मैं अब भी उस स्कूल में टीचर बनकर हूँ ताकि पंछी को मैं बाकियों से प्रोटेक्ट कर सकूँ। ये सुन कृतिका ने प्रॉमिस करते हुए बोला, प्रॉमिस सर, मैं ये बात किसी को भी पता नहीं चलने दूंगी। शौर्य को पता था कृतिका समझदार है, वो जल्द ही उसके बातों को समझ जाएगी। दोनों फिर हॉल में सभी के पास चले गए। करीबन 1 घंटे बाद ये पार्टी खत्म हो गया। फिर सभी अपने अपने घर जाने लगे। कुसुम पंछी को शौर्य अपने साथ ले गया। वही वैभव को अपने डैड से बात करना था, इसलिए वो अपने पेरेंट्स के साथ सीधा घर के लिए निकल गया। जब घर आ गया तो शौर्य ड्रॉप कर निकल गया। ऐसा ही धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। शादी का सारा रस्म भी अब धीरे धीरे कर शुरू होने लगा था। संगीत का रस्म होने वाला था, सभी संगीत के लिए तैयारी करने लगे। संगीत का प्रोग्राम देशमुख मेंशन में रखा गया था। साथ ही दोपहर के वक्त मेहंदी का रस्म था जो कुसुम के घर रखवाया गया था। शादी के लिए सारा शॉपिंग भी खत्म हो चुका था। मेहंदी का वक्त हो गया। सभी लड़कियों ने हरे रंग का ही ड्रेस पहन लिया। लड़कियां में ज्यादा लोग नहीं थे, आसपास की कुछ औरतें और पंछी की दोस्त कृतिका, ईशानी। मेहंदी का रस्म शुरू हो गया। रस्म शुरू होते ही सभी अपने अपने हाथ में मेहंदी लगवाने लगी।
तभी पंछी का फोन बजा तो पंछी अपने दूसरे हाथ से जिसमें मेहंदी लगना शुरू नहीं हुआ था उससे अपना फोन उठा कान में लगा ली। तभी शौर्य बोल पड़ा, तुम्हारे हाथों पर मेरा नाम मिस नहीं होना चाहिए लिटिल थिंग, नहीं तो टैटू मशीन से हमेशा हमेशा के लिए अपना नाम तुम्हारे हाथ पर लिख दूंगा। इतना कह शौर्य फोन रख दिया। वही शौर्य के फोन रखते ही पंछी अपना फोन कान से हटा इरिटेट होते हुए खुद में ही बोली, क्या समझ कर रखा है मुझे वो। इतना कह पंछी गुस्से में मेहंदी लगवाने लगी। वही कृतिका का फोन में मैसेज आया तो नोटिफिकेशन देख कृतिका अपने फोन को उठा, मैसेज पर मुस्कुराते हुए अपने मेहंदी लग रहे हाथ का पिक क्लिक कर अनुज को सेंड कर दी तो रिप्लाई में हट के इमोजी के साथ लिखा था, तुम्हारे खूबसूरत हाथों में मेहंदी बहुत प्यारा लग रहा है। अनुज के मैसेज को पढ़ कृतिका के होंठों का तो मुस्कान ही बड़ा हो गया। वही ईशानी अपने हाथों में मेहंदी लगाते हुए बस एलेक्स के बारे में सोचे जा रही थी। उसके बारे में सोचते ही उसके होंठों पर मुस्कान लहर गया। वही कुसुम जिसके दोनों हाथों पर मेहंदी लग रहा था। राकेश के जाने के बाद पहली बार कुसुम ने मेहंदी लगाया था, नहीं तो राकेश के जाने के बाद मेहंदी ही नहीं बल्कि पूरा 16 सिंगार करना ही कुसुम भूल गई थी। कुसुम अपने हाथों को देखते हुए एक पल के लिए उसे राकेश का याद आने लगा। क्या कर रही हो कुसुम? तभी कुसुम अपने एक होंठ से दूसरे होंठ में मेहंदी लगाते हुए बोली, दिख नहीं रहा आपको, मेहंदी लगा रही हूँ। ये सुन राकेश मुस्कुराते हुए उसके हाथ से मेहंदी ले बोला, दो मैं लगा दूँ। ये सुन कुसुम अपने हाथ झट से पीछे कर बोली, ना बाबा ना, पता नहीं कैसा लगा दोगे। कुसुम के बातों को सुन राकेश जबरदस्ती उसके हाथ को पकड़ लगाने लगा तो कुसुम चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो ना। इसने ये जोर से कह दिया तो हॉल में मौजूद सभी लोग उसे देखे तो कुसुम अपने नज़र इधर उधर कर अपने मन में ही बोली, क्या कर रही हूँ मैं, मेरा वैभव से शादी होने वाला है और मैं हूँ कि अपने पुराने यादों को मन से निकाल ही नहीं पा रही हूँ। धीरे धीरे मेहंदी का फंक्शन खत्म होने लगा। वही दूसरी तरफ विवेक मिहिर साथ बैठे कुछ काम कर रहा था। तभी मिहिर विवेक को देखने लगा तो विवेक उसे अपने तरफ देखता पा उसके तरफ देख पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रहे हो? तभी मिहिर उसके पास जा बैठ मुस्कुराते हुए बोला, तुम भी अपने हाथ में मेहंदी लगाओ ना और मेरा नाम अपने हथेली में लिखवाओ ना। मिहिर के बातों को सुन विवेक उसे घूर कर देख बोला, दिन में चढ़ा कर बैठे हो क्या? विवेक के बातों को सुन मिहिर उसका हाथ पकड़ अपने तरफ खींच बोला, चढ़ाया तो नहीं हूँ पर चढ़ा लूंगा अगर मेरे बात को नहीं सुने तो। ये सुन विवेक अपने आप को छुड़ाते हुए बोला, जाओ चढ़ा लो, पर मुझे ये सब मत करने बोलो। दोनों को बहस करता देख आर्यन अंदर आते हुए बोला, तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो? आर्यन के सवाल का जवाब मिहिर देने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी विवेक ने मिहिर के मुंह में अपना हाथ रख दिया, फिर खुद ही बोल पड़ा, कुछ नहीं आर्यन। इतना कह मिहिर से दूर हो फाइल उठा विवेक जाने लगा। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, शाम का वक्त हो चुका था। संगीत के फंक्शन में सभी देशमुख मेंशन जाने लगे। वही आर्यन जब निकल रहा था तब उसका नजर दिया पर गया। दिया को देख उसका मन किया वो अपने साथ दिया को भी ले जाए पर उसे ये सही नहीं लगा तो वो फिर निकल गया। कुछ वक्त के बाद सभी देशमुख मेंशन पहुंच गए थे। संगीत का रस्म शुरू हो गई। लड़के और लड़की साइड का कोई झमेला नहीं था, सब जो प्रैक्टिस किए थे वो करने लगे। आधा डांस परफॉर्मेंस हो चुका था, पंछी का भी हो चुका था तो वो कुछ खाने के लिए जाने लगी। तभी शौर्य पंछी का हाथ पकड़ उसे सभी से दूर उसी कमरे में ले गया जहां पहले पंछी थी। कमरे में पंछी को ला शौर्य दरवाजा बंद कर दिया तो पंछी उसे गुस्से में देख बोली, क्या कर रहे हो तुम? शौर्य उसे अपने गोद में उठा, उसे बेड के पास ले जा उसे बिस्तर पर रख बहुत प्यार से बोला, बहुत सुंदर दिख रही हो तुम लिटिल थिंग। शौर्य के बातों को सुन पंछी का गोरा गाल लाल हो गया। तभी शौर्य उसके लाल गालों पर अपने हाथ ले फिर प्यार से बोला, बस 2 साल और फिर मैं तुम्हें अपना बना लूंगा हमेशा हमेशा के लिए। इतना कह शौर्य उसके होंठों के पास जा उसे प्यार से चूम पंछी के दुपट्टे को उसके पेट से हटा अपने हाथ को फेरने लगा। शौर्य का पूरा मूड बनते जा रहा था। तभी पंछी का छोटा पेट भूख के कारण बजने लगा। पंछी के पेट का आवाज सुन शौर्य उससे दूर हो उसे मुस्कुराते हुए देखा। वही पंछी उसे गुस्से में देखी, फिर उठ पर बैठ चिढ़ते हुए बोली, हंसो मत, पंछी को भूख लगा है।
ये सुन ठीक है, बोल शौर्य पंछी को अपने साथ फिर बाहर ले जा, उसके साथ ही कुछ खाया। कुसुम ने अपनी बेटी को शौर्य के साथ टीचर स्टूडेंट के रिलेशन से थोड़ा हटकर महसूस की तो उसके चेहरे पर परेशानी के भाव छा गए। तभी वैभव का नजर कुसुम पर गया तो कुसुम के कंधे पर अपना हाथ रख वैभव पूछा, क्या सोच रही हो? वैभव के सवाल का कुसुम क्या जवाब दे उसे समझ नहीं आ रहा था। वही कुसुम को कुछ जवाब ना देता पा वैभव उसके कंधे पर अपना हाथ रख पंछी शौर्य से डिस्ट्रैक्ट कर उसे सभी का परफॉर्मेंस देखने पर मजबूर करने लगा। संगीत का प्रोग्राम भी कुछ वक्त के बाद खत्म हो गया। सभी अपने अपने घर चले गए। ये रात धीरे धीरे बीतने लगा। सुबह का वक्त हो चुका था। हल्दी का रस्म शुरू हो गया। हल्दी वैभव का होने के बाद हल्दी का कटोरा वैभव आर्यन के हाथों भेजवा दिया था। जब आर्यन ये कर रहा था तभी वो अपने मन में ही बोला, क्या यार, सब मुझे समझकर क्या रखा है। इरिटेट होते हुए वो पंछी के घर चला गया, पर उसके घर जाते ही जब भी उसे भगवान का मंदिर दिखता तो उसे हमेशा अपनी बुआ याद आ जाती। आर्यन का इरिटेशन खत्म हो गया। वो पंछी को हल्दी का कटोरा दे दिया तो पंछी उसे बैठने का बोली पर वो चला गया। हल्दी का कटोरा आ गया था तो पंछी के घर भी हल्दी का रस्म शुरू हो गया। हल्दी का रस्म पूरा होने के बाद सभी नहाकर होटल के लिए निकल गए। उसके बाद कुसुम का मेकअप शुरू हो गया। मेकअप वाली कुसुम को दुल्हन की तरह बिल्कुल सुंदर से सजाने लगी। वही बाकी के लोग भी तैयार होने लगे थे। धीरे धीरे रात हो गया। मेकअप हो चुका था। कुसुम दुल्हन के रूप में बहुत सुंदर दिख रही थी। बाराती आने का टाइम हो चुका था। जब बाराती आने का आवाज आया तो सभी बाराती देखने चले गए। वही दूल्हे का आरती करने के लिए कोई नहीं था। वो सोच रही थी क्या करे, तभी एक औरत आ बोली, दीजिए मुझे। पंछी उस बूढ़ी औरत को पहचान नहीं पा रही थी। वही वो औरत चली गई स्वागत करने। वो औरत को देख वैभव भी हैरान था। वही पंछी को हॉस्पिटल वाला आदमी भी दिखा जो एक बूढ़े आदमी और सुंदर महिला के साथ खड़ा था। पंछी उन्हें तो बुलाई ही नहीं थी। पंछी सोचने लगी है कौन ये और यहाँ क्यों आए हैं। औरत ने वैभव का आरती कर उसे अंदर ले आई। वही कुसुम का भाई वैभव को गुस्से में देखा पर वैभव उसे चिढ़ाने वाले मुस्कान दे आगे बढ़ गया। कुछ वक्त के बाद कुसुम को लाया गया। पंछी ही अपनी मां को लेकर आई थी। जब वो आई तो अपने माता पिता, भाई भाभी और अपने भतीजे को देख हैरान हो गई। वैसे कुसुम अपने भतीजे को पहचानी नहीं थी। वही कुसुम को आता देख सभी उसके पास आए। कुसुम इतने सालों बाद अपनी मां को देख उसके गले से लग रोने लगी। कुसुम को रोता देख वैभव स्टेज छोड़ कुसुम के पास आ उसके सिर पर हाथ रखा तो अपने सिर को जो अपनी मां के कंधे में रखी हुई थी उसे उठाकर वैभव के तरफ देखी। तभी कुसुम के पिता बोल पड़े, जय माला का टाइम हो गया है, बेटा शादी हो जाए फिर हम सब बात करेंगे। कुसुम अपने पिता से अब भी नाराज ही थी, पता नहीं क्यों। वैभव ने भी फिर उसे समझाया और अपने साथ स्टेज पर ले गया। वही पंछी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, आखिर कौन है ये लोग। पंछी सोचना बंद कर वरमाला ले चली गई। कुसुम वैभव दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहना दिए। सभी लोग फूल फेंके। फिर शादी का बाकी रस्म होना शुरू हो गया। दोनों मंडप में जाकर बैठ गए। मंडप में बैठने के बाद शादी का विधि शुरू हो गया। कुछ देर के मंत्र के बाद वैभव कुसुम को सिंदूर भरा, फिर मंगलसूत्र पहना। दोनों 7 फेरे लिए। फेरे लेने के बाद दोनों वैभव के माता पिता और कुसुम के माता पिता चारों का पैर छूने गए। वैभव की मां ने अपना आशीर्वाद तो दे दिया पर उसके पिता ने कुछ नहीं कहा तो फिर दोनों कुसुम के माता पिता का पैर छू लिए। शादी खत्म हो चुका था। सभी जाने लगे। वही कुसुम की मां अपनी बेटी को गले से लगा बोली, सॉरी बेटा, एक बार अपने मां को माफ कर दो। कुसुम नाराज जरूर थी पर अपने परिवार को देख उसका नाराजगी दूर हो जाता था। कुछ देर तक गेल से मिले रहने के बाद दूर हो कुसुम पंछी को अपने परिवार के सभी मेंबर से मिलवाई। वही शौर्य और बाकी विवेक, मिहिर, एलेक्स, ईशानी भी वही थी। सभी को देख वैभव कुसुम को उसके परिवार से बात करने के लिए छोड़ शौर्य और बाकी लोग के पास चला गया। फिर शौर्य और वैभव साइड में जा कुछ काम का बात करने लगे। तभी आर्यन बोल पड़ा, अपने शादी के दिन भी कौन काम का बात करता है। आर्यन के बातों को सुन विवेक, मिहिर, एलेक्स, ईशानी चारों मुस्कुराने लगे। कुछ वक्त के बाद सभी अपने अपने घर के लिए निकल गए। कुसुम पंछी वैभव के परिवार के साथ वैभव के मेंशन आ गए। मेंशन आने के बाद कुसुम का घर प्रवेश हुआ। सारे रस्म को पंछी बड़े ध्यान से देख रही थी। घर प्रवेश के रस्म के बाद दोनों को बैठाया गया।
फिर दोनों के सामने बड़ा सा दूध का थाल रख उसे मैं अंगूठी डाल दिया गया। दोनों फिर अंगूठी ढूंढने लगे। पंछी तो अपनी मम्मा को ही सपोर्ट कर रही थी। तभी वैभव बोल पड़ा, क्या बेटा, थोड़ा मेरा भी सपोर्ट कर लो। ये सुन पंछी वैभव के पास जा बैठ वैभव का सपोर्ट करने लगी तो कुसुम उसे घूर कर देखी। वही कुसुम के ऐसे देखने से वैभव बोल पड़ा, लगता है पंछी तुम्हारी मम्मा जल रही है। ये कह वो हंसने लगा। वही कुसुम अपना मुंह बना दी। 3 राउंड चला, तीनों राउंड में कुसुम ही जीती। तभी वैभव की मम्मा बोल पड़ी, क्या बेटा, अब जोरू का ही गुलाम बनकर रहना होगा। ये सुन वैभव अपने मन में ही बोला, इसी दिन का तो इंतजार था। अपने मन में इतना कह वो बस कुसुम को देखने लगा। वही कुसुम मुस्कुराते हुए सभी से बातें कर रही थी। बस धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। रात का वक्त हो चुका था। वैभव के पूरे कमरे को फूलों से सजा दिया गया था और बड़े से फूलों से सजे बिस्तर पर कुसुम बैठी हुई थी। तभी वैभव कमरे का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, घूंघट में बैठी कुसुम का दिल जोरों से धक धक करने लगा। वही वैभव कमरे के अंदर आ दरवाजा बंद कर कुसुम के पास जाने लगा। वैभव के करीब आने का आवाज सुनते ही कुसुम के दिल का धड़कन और तेज होने लगा। वही वैभव कुसुम के पास आ बैठ गया। फिर घूंघट उठाने से पहले बोल पड़ा, तुम चाहोगी तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। वैभव के बातों को सुन कुसुम अपना घूंघट खुद ही उठा बोली, अगर रिश्ता आगे बढ़ाना नहीं होता तो मैं कभी शादी ही नहीं करती तुमसे। कुसुम के बातों को सुन वैभव मुस्कुराते हुए उसके तरफ देखा। फिर अपने हाथ को उसके चेहरे के पास ले जा उसके होंठ को चूमता। इससे पहले ही कुसुम फिर बोल पड़ी, पर मैं कभी कोई बच्चा नहीं करना चाहती। मैं ये नहीं चाहती कि पंछी को कभी ऐसा लगे। इससे आगे कुसुम कुछ कहती इससे पहले ही वैभव उसके होंठों पर अपने उंगली को रख बोला, जान मेरी सिर्फ एक बेटी ही रहेगी, मैं अपने एक बेटी से ही खुश हूँ। ये सुन कुसुम को बहुत अच्छा लगा। उसके होंठों पर मुस्कान छा गया। उसे मुस्कुराता देख वैभव बहुत प्यार से बोला, कुसुम, पंछी को मैं बिल्कुल अपनी बेटी के तरह प्यार दूंगा। उसे कभी इस बात का एहसास नहीं होने दूंगा कि मैं उसका अपना पिता नहीं हूँ। वैभव के बातों को सुन वो उसे एकटक देखने लगी। तभी वैभव उसके होंठों में अपने होंठ टिका उसे प्यार से चूमने लगा। उसे प्यार से चूमते हुए वो अपने एक हाथ उसके कमर पर रख दिया। वही कुसुम भी अपने दोनों हाथ वैभव के कंधे पर रख उसके चूमने में उसका साथ दे रही थी। वही वैभव चूमते हुए अपने हाथ को उसके पूरे जिस्म पर फेरने लगा। यह एहसास कुसुम के लिए बहुत अलग था। वही वैभव को ऐसा लग रहा था जैसे उसे दुनिया का पूरा खुशी मिल गया हो। वो उसके कोमल होंठों को चूमने के बाद उसके पूरे चेहरे को चूम उसके गर्दन को चूमने लगा। जैसे जैसे वैभव उसे चूम रहा था वैसे वैसे ही कुसुम का सांस गहरा होने लगा। वो पूरी तरह से वैभव के प्यार में डूबे जा रही थी। वही वैभव भी इस एहसास में पूरी तरह से डूब चुका था। उसे छूने के बाद उससे दूर हो कुसुम के गहने को प्यार से निकाल उसके शरीर से एक एक कपड़ा निकालने लगा। तभी बीच में ही कुसुम उसका हाथ पकड़ उसे अपने नशीली आंखों से देखी। कुसुम इस वक्त बहुत उलझन में थी। वो वैभव के प्यार में डूबना भी चाहती थी और पुराना एहसास उसे डूबने से रोक भी रहा था। कुसुम को ऐसे कसमाकस में डूबा देख एक बार फिर वैभव उसे चूमने लगा ताकि कुसुम के मन में चल रहा पुराना हर एहसास खत्म हो। अब बस वो उसकी बनकर रह जाए। वैभव के ऐसे फिर से चूमने से कुसुम भी सब भूल उसमें पूरी तरह से डूब गई। तभी वैभव कुसुम के कपड़े को उसके जिस्म से निकाल अपने कपड़े भी खोल दिए। कपड़ा खोलने के बाद वैभव कुसुम के गोरे शरीर को देखा तो वो उसके पूरे जिस्म को चूमने लगा। कुसुम की सांसें गहरी होने के साथ साथ मादक आवाजें भी निकल रही थी। अब वैभव का नियंत्रण खुद से बिल्कुल खो चुका था। वो सब अब देरी ना करते हुए कुसुम के जिस्म में धीरे धीरे प्रवेश करने लगा। कुसुम के आंखों से आंसू का बूंद निकला तो वैभव रुक कुसुम को देखा तो कुसुम अपने हाथ को उसके गले में मोड़ अपने आंखों को बंद कर ली। इतना देख वैभव फिर उसके जिस्म में प्रवेश करते हुए उसे प्यार देने लगा। वहीं दूसरी तरफ पंछी कमरे में बैठी ना चाहते हुए भी बस शौर्य के बारे में सोचने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो शौर्य को अच्छा समझे या बुरा। ये रात पंछी का सोचते सोचते ही पार होने लगा। वहीं दूसरी तरफ शौर्य अब सब कुछ ठीक कर एक नई शुरुआत करना चाहता था। वो रात को ही उसी लैब में जाने के लिए निकल गया। उसे पता था उसके दादाजी कोई भी हाल में अपना मिशन पूरा करके रहेंगे और उनके मिशन को बर्बाद करने के साथ साथ शौर्य को अपने मॉम डैड के कातिल का भी पता लगाना था।
धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। रात के 1 बज गए थे। शौर्य लैब पहुंच गया। वो लैब के अंदर चुपके से जा लैब में ढूंढने लगा। तभी उसे कुछ नजर आया। उसे देखते ही उसके होश उड़ गए। सुबह का वक्त हो चुका था। आज पंछी थकी तो बहुत थी, पर उसे स्कूल जाना ही पड़ रहा था। उसे वैभव ने ही आज स्कूल छोड़ने के लिए चला गया था। पंछी की मां का वैभव देशमुख से शादी हुआ है, ये खबर पूरे स्कूल को मिल चुका था। वो जब स्कूल पहुंची तो उसे वैभव देशमुख छोड़ने आया है, ये सभी देख रहे थे। पंछी भी वैभव को बाय बोल स्कूल के अंदर चली गई। स्कूल के अंदर जाने के बाद सभी उसे बधाई देने लगे, पर पंछी तो स्कूल में किसी और को ढूंढ रही थी, पर उसे वो दिख ही नहीं रहा था। तो पंछी को थोड़ा अजीब लगा, पर फिर वो क्लास चली गई। धीरे धीरे क्लासेस पार होने लगे। पंछी जिसको देखना चाहती थी उसके क्लास में आने का पीरियड हो गया, पर लास्ट क्लास में शौर्य के जगह प्रिंसिपल के साथ एक औरत आई। प्रिंसिपल क्लास के अंदर उस औरत का इंट्रोडक्शन करवाने के साथ साथ सभी को ये बता दिया कि मानव सर स्कूल छोड़ चुके हैं और अब से मिसेस दुर्गा देवी ही मैथ्स की टीचर है। ये सुन सभी बच्चों का चेहरा उतर गया था, पर पंछी को इसका रीजन जानना था। साथ ही उसे गुस्सा भी आ रहा था, कैसे शौर्य उसे छोड़ स्कूल से चला गया था। किसी तरह क्लास पार हुआ और पंछी बस में जा बैठ गई और दूसरे स्टॉप में उतर वैभव के मेंशन चली गई। मेंशन जाने के बाद कुसुम उसे खाने का पूछी, पर सब मना कर वो सीधे कमरे में जा अपना फ़ोन निकाल शौर्य को कॉल की, पर फ़ोन बंद बता रहा था। उसका फ़ोन बंद बताने लगा तो वो मिहिर को फ़ोन लगाई। तभी मिहिर कॉल उठा लिया तो पंछी बिना मिहिर को कुछ बोलने दे वो बोल पड़ी, शौर्य कहाँ है, वो अपना फ़ोन क्यों बंद रखा है। पंछी के सवाल पर मिहिर उदासी से जवाब दिया, पता नहीं पंछी बॉस कहाँ है, सुबह से ही हम लोग पता लगाने का कोशिश कर रहे पर कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ये सुन पंछी के आंखों से आंसू का रेत गिर उसके चेहरे पर आने लगा। वहीं दूसरी तरफ वैभव अपने स्टडी रूम में बैठा कुछ काम कर रहा था। तभी उसे नंबर से कॉल आने लगा तो वैभव कॉल उठा, हेलो बोला तो तभी उसे दूसरे साइड से शौर्य का आवाज सुनाई दिया, पंछी का ख्याल रखना जब तक मैं नहीं आ जाता हूँ। इतना कह फोन कट हो गया। वैभव को पूछने तक का मौका नहीं मिला, यहाँ तक कि उसे समझ भी नहीं आ रहा था आखिर शौर्य ने ऐसा क्यों बोला। वही पंछी कॉल कट किए बिना ही रोई जा रही थी और पंछी को रोता सुन मिहिर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मिहिर उसे समझाने लगा पर पंछी फोन को अपने कान से हटा चुकी थी। तभी कुसुम कमरे के अंदर आई, अपनी बेटी को रोता देख उसके पास घबराते हुए जा उसे गले से लगा पूछने लगी, पर पंछी उसे बस पकड़ रोती रही। तभी वैभव भी आ गया और उसके रोने का कारण कहीं ना कहीं वैभव को समझ आ रहा था, तो वो बस कुसुम को उससे दूर कर उसे अपने सीने से लगा, उसे प्यार से कुछ कुछ बोल उसका मूड सही करने लगा ताकि कुसुम उससे कोई सवाल भी ना करे और पंछी अभी के लिए बस शांत हो जाए। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीतने लगा, पर पंछी को शौर्य का कुछ पता नहीं चल पा रहा था, ना ही शौर्य उससे एक बार मिलने तक आया था। अब वो पहले की तरह बिल्कुल नहीं रही थी, हर वक्त बस शौर्य को याद करती रहती, बस अपनी मम्मा और पापा के पास हंस लिया करती थी, पर आधा से ज़्यादा वक्त वो बस अपने आप को अकेला रख छुटकू से बातें करते हुए बस शौर्य का जिक्र करते हुए रो दिया करती। और अब फिर से उसका पढ़ाई से मन हटने लगा था, पर वो अब बच्चों जैसा हरकत नहीं करती रहती थी, पर अब भी बचपना पूरा भरा था, बस वो खुद को बहुत अकेला कर ली थी। कृतिका के साथ भी अपना बहुत कम वक्त बिताने लगी, जिस कारण कृतिका को उसका चिंता होने लगा। वो अपना ये चिंता हमेशा अनुज को बताते रहती। वहीं दूसरी तरफ अचानक से पंछी में इतना बदलाव देख कुसुम थोड़ी हैरान थी। धीरे धीरे दिन पार होने लगा, करीबन 1.5 साल बीत गए थे। पंछी का स्कूल अब खत्म हो चुका था, आज उसका 12 का रिजल्ट आने को था। जब उसका रिजल्ट आया था ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं थे, पर 70 में था। तो वैभव अपने छोटे से परिवार के साथ पंछी के एग्जाम रिजल्ट आने के खुशी में वो तीनों बाहर गए। वो अपने पापा मम्मा के खुशी के लिए सब कर लिया करती थी, पर वो अब पहले की तरह खुश नहीं रह पाती थी। तीनों ने आज साथ बाहर डिनर किया, उसके बाद तीनों घर आ गए। वैभव ने फिर पंछी से पूछ लिया उसे आगे क्या पढ़ना है, तो पंछी थोड़ी देर तक सोची फिर बोल पड़ी, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। ये सुन वैभव मुस्कुराते हुए ठीक है बोल उसे सोने को जाने बोल दिया। ये बात कुसुम को पता था, पंछी ऐसा कुछ ही कोर्स चुनेगी और कुसुम अपनी बेटी के हर डिसीजन में उसके साथ थी।
ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। वैभव ने पंछी के लिए पूरे इंडिया का बेस्ट कॉलेज ढूंढा। फिर कुसुम पंछी दोनों से पूछ लिया क्या कि कॉलेज कोलकाता से बाहर का था और वो कॉलेज वैभव का ही था, साथ ही इंडिया का टॉप 1 कॉलेज में से एक था। कुसुम को कोई ऐतराज नहीं था, ना ही पंछी को। बस कुसुम को इस बात का चिंता सताने लगा, मुंबई जैसे बड़े शहर में पंछी अकेले कैसे रहेगी। अपनी माँ की चिंता को देख पंछी प्यार से समझाए। अपनी बेटी के अंदर मैच्योरिटी आता देख कुसुम का चिंता तो थोड़ा कम हो गया था। आज का दिन भी पार हो गया, रात का वक्त हो चुका था। डिनर के बाद सभी फिर सोने चले गए। सुबह का वक्त हो गया। सभी साथ नाश्ता करने के बाद पंछी अपनी मम्मा और छुटकू के साथ अपना वक्त बिताने लगी। वही वैभव कंपनी जाने के बाद कॉल पर पंछी के एडमिशन से रिलेटेड उसके रहने के लिए कॉलेज के हॉस्टल का बेस्ट कमरा सब कुछ का इंतजाम करने को कह दिया। भले उसके पिता का घर मुंबई में था, पर उसे अपने पिता पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। और तो और कुसुम भी अपनी बेटी को अपने मायके नहीं भेज सकती थी, भले सब कुछ सही ही क्यों ना हो गया हो। ऐसे ही कुछ दिन और पार हो गए। वैभव कुसुम दोनों फिर पंछी के साथ मुंबई के लिए निकल गए। मुंबई आने के बाद दोनों ही पंछी के साथ कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के अंदर चले गए। जब वैभव देशमुख के आने का खबर प्रिंसिपल को मिला तो कॉलेज का प्रिंसिपल खुद ही आ गया। प्रिंसिपल खातिरदारी पर लग गया था, पर वैभव ये सब करने का जरूरत नहीं है, इतना कह पंछी का ख्याल रखने को बस कह दिया। वही पंछी ने भी गुड इवनिंग विश कर दिया। हॉस्टल की वार्डन भी आ चुकी थी। तभी पंछी अपनी मम्मा डैडी दोनों को देखते हुए बोल पड़ी, मम्मा डैडी मैं चली जाऊंगी। कुसुम को पता था पंछी ऐसा क्यों बोल रही है। तभी कुसुम अपनी बेटी के माथे को प्यार से चूम बोली, अच्छे से रहना और कभी भी फैमिली का याद आए तो अपने मामू को कॉल कर लेना। तभी वैभव भी उसके सिर पर हाथ रख प्यार से बोल पड़ा, कुछ भी जरूरत हो तो तुरंत मुझे कॉल कर लेना। ठीक है बेटा। ये सुन पंछी मुस्कुराते हुए हाँ कह दी। फिर वार्डन उसे अपने साथ ले गई उसका कमरा दिखाने को। वही वैभव प्रिंसिपल को आखिरी बार उसका अच्छे से ख्याल रखने का बोल कुसुम के साथ आज ही निकल गया। अपनी बेटी के दूर होने से कुसुम के आंखों से आंसू गिरे जा रहा था। जब दोनों कार में अंदर जा बैठे एयरपोर्ट जाने के लिए निकल गए, तभी कुसुम के आंसुओं को देख वैभव उसे अपने सीने से लगा, प्यार भरा शब्द कहने लगा। तब जाकर कुसुम को थोड़ा अच्छा लगा। वही पंछी हॉस्टल रूम के अंदर गई तो उसे रूम में 2 और लड़की नजर आई। पंछी वार्डन को जाने का बोल दी थी तो वो बाहर तक उसे छोड़ वहां से जा चुकी थी। वही पंछी को देख दोनों लड़की एक साथ बोल पड़ी, तुम ही पंछी हो। पंछी ने अपने सिर को हाँ में हिला अपने बड़े से ट्रॉली को ले अंदर आने लगी। वही दोनों लड़कियां कूदते हुए खड़ी हो पंछी के पास जा उसके सामान को रखने का जगह बना दी, साथ ही उसके कबर्ड का चाबी दे दी। वही दूसरी लड़की बोल पड़ी, हम दोनों भी कल ही आए हैं, तभी हम दोनों को पता चला जो रूम हमें मिल रहा है वहाँ वैभव देशमुख की बेटी भी रहने के लिए आने वाली है। ये सब सुन पंछी को कोई खुशी नहीं हुआ और ना ही वो किसी का अटेंशन चाहती थी। वो अपने सामान को अभी ऐसे ही रख दोनों के साथ ही एक पर जा बैठ गई। फिर सबसे पहले दोनों का नाम पूछी, तुम दोनों का नाम क्या है। तभी दोनों अपना अपना नाम बताई, मेरा नाम ऐना है। उसके बताने के बाद दूसरी लड़की बोल पड़ी, मेरा नाम प्रीता है। दोनों के नाम को सुनने के बाद पंछी बोल पड़ी, तुम दोनों मेरे साथ वैसे ही रहो जैसे एक दूसरे के साथ रहती हो। ये सुन दोनों मुस्कुरा दी। फिर तीनों एक ही बेड पर बैठ बातें करने लगी। बातों बातों में ही पंछी ये पूछ पड़ी, मेरे डैडी मिस्टर वैभव देशमुख है, क्या ये बात सभी को पता है। ये सवाल सुन दोनों ने ना मैं सिर हिलाते हुए कहा, वार्डन मैम ने ये बात किसी को बताने से मना किया था। ये सुन पंछी को राहत मिला, उसने ये पहले ही अपने डैडी से कह दी थी वो उनका कॉलेज जाएगी, पर किसी को ये ना पता चले कि वो उसकी बेटी है। वही पंछी दोनों को अच्छी लगने लगी थी। दोनों ने सोचा था वैभव देशमुख की बेटी है तो बहुत एटीट्यूड वाली होगी, पर बात करने के बाद पता चला पंछी के अंदर तो बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है। पंछी को अपनी मम्मा का याद तो बहुत आ रहा था, पर ऐना प्रीता के रहने से पंछी को थोड़ा कम याद आ रहा था। साथ ही पंछी को अच्छा भी लग रहा था उन दोनों के साथ। धीरे धीरे आज का दिन पार हो गया। पंछी ऐना दोनों ही फाइन आर्ट्स के डिपार्टमेंट में थी, पर प्रीता का डिपार्टमेंट अलग था। सुबह होने के बाद तीनों साथ ही नाश्ते के लिए नीचे गई। वहां ऑलरेडी कुछ लड़कियां बैठी थी, वो सभी उन तीनों को घूर कर देखी, पर तीनों ही इग्नोर कर बैठने को थे। तभी एक आवाज आया,
ये मेरा सीट है और इस हॉस्टल में अच्छे से रहना है, तो एक बात अच्छे से जान जाओ, यहाँ मेरे रूल्स चलते हैं और कोई भी मेरे रूल्स के अगेंस्ट जाता है तो तान्या उसके साथ बहुत बुरा करती है। तान्या के बातों को सुन ऐना पंछी का सच बताने वाली थी। तान्या, अपनी औकात में रहो, तुम जिस लड़की को बोल रही हो वो। इससे आगे ऐना कुछ कहती इससे पहले ही पंछी उसके हाथ को पकड़ उसे कुछ भी कहने से रोक ली। फिर उसे अपने साथ दूसरे जगह पर ले जा नाश्ता करने लगी। ऐना प्रीता दोनों का ही मूड सही नहीं था, पर पंछी को उनके बकवास से तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक वो लोग बुरा नहीं करती है। तीनों साथ में खाना खा निकल गए। वही पंछी का ये एटीट्यूड तानिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो गुस्से में अपना खाना खत्म करने के बाद अपनी दोस्त के साथ जाते हुए उसे बोली, इस लड़की का एटीट्यूड तो कम करना ही पड़ेगा। इतना कहने के बाद वो अपनी दोस्त के साथ प्लानिंग बनाने लगी। वही वो तीनों कॉलेज के लिए तैयार हो निकल गई। कॉलेज जाने के बाद ऐना पंछी एक साथ चली गई अपने डिपार्टमेंट के तरफ, वहीं प्रीता अपने डिपार्टमेंट में चली गई। जब ऐना पंछी दोनों क्लास के अंदर गए तो दोनों को लगा जैसे ये आर्ट का क्लास उसके सपने की तरह है। दोनों एक दूसरे को फिर मुस्कुराते हुए देखी, फिर क्लास के अंदर चली गई। क्लास के अंदर जाते ही ऐना, जो बात करने में बहुत माहिर थी, वो जाते के साथ ही फ्रेंड्स बनाना शुरू कर दी। वही पंछी जो अभी थोड़ा शांत रहने लगी थी वो जाकर साइड में बैठ गई। ऐना पंछी का भी सभी के साथ दोस्ती करवाने के लिए उसके पास जा बोलने को थी, पर तभी प्रोफेसर आ गए। प्रोफेसर के आने के बाद सभी शांत हो गए। आज क्लास की जगह बस इंट्रो क्लास था जिसमें सभी का इंट्रोडक्शन होता और सभी स्टूडेंट एक दूसरे से बात कर दोस्ती कर लेते। एक प्रोफेसर आने के बाद कुछ ही सेकंड में फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के सभी प्रोफेसर्स आ गए। सभी प्रोफेसर्स के आने के बाद इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट हो गया। पंछी के फादर के बारे में बस कॉलेज प्रोफेसर को पता था, वरना किसी को भी नहीं। इनफैक्ट प्रोफेसर्स को भी पता नहीं था। सभी स्टूडेंट्स अपना अपना इंट्रोडक्शन देने लगे। पंछी ने भी अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। इंट्रोडक्शन होने के बाद प्रोफेसर्स क्लास से चले गए ताकि स्टूडेंट्स बात कर सके। पंछी का नाम और आवाज़ इतना क्यूट था कि सभी लड़कियां उससे बातें करने लगी, साथ ही बॉयज भी धीरे धीरे कर पंछी का भी बात पूरे क्लास से होना थोड़ा बहुत शुरू हो गया। तभी पंछी वॉशरूम का बोल क्लास से बाहर जा वॉशरूम ढूंढने लगी। तभी वो बूढ़े आदमी से जा टकराई। पंछी झट से दूर हो सॉरी बोली। तभी बूढ़े आदमी ने पंछी का चेहरा देखा तो वो अपने मन में ही बोल पड़ा, तारा।